गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 सैम्पल पेपर 1 का करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया था। मैं एक एक क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि इनके 5-5 पार्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं और फर्स्ट टाइम इस तरह के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो उम्मीद है कि ये आप 1 बाय 1 करके समझें तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। राहुल नाम का कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है। संडे को वो काइट उड़ाना चाहता है, पतंग उड़ाना चाहता है। तो वो पतंग बनाना चाहता है तो पतंग जो है वो इस तरह का, जैसे इस तरह की ये फिगर दे रखी है, ये है वो काइट जो बनाना चाहता है। लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स हम देंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस वो सोचता है काइट बनाने के बारे में, कि भी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो मैंने ये 5 क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं और आपकी ये फिगर भी जो दे रखी है सैम्पल पेपर में वो भी बना दी है। तो चलिए अब मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो काइट है ये क्वाड्रिलेटरल है, पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है जी। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया था कितने प्रकार की होती हैं। मेन जिनके नाम हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले स्क्वायर आता है, फिर आपकी रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है और काइट। तो इस काइट के अंदर क्या क्या खास चीज़ होती हैं, क्या क्या बात होती हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो आप समझ लें। एक तो ये जो साइड है ना, जैसे मान लो कि ये वाली साइड ये इसके इक्वल होती है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये इसको बाइसेक्ट करता है, जितना ये इतना है उतना। ये डायगोनल्स हैं तो लंबा जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट नहीं होता, पर छोटा जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट हो जाता है। और जो ये डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते, परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस में और इसमें यही फ़र्क है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, बट इसके डायगोनल्स नहीं करते हैं। दूसरा, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, इसमें ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल। मान लो ये 5 है तो ये भी 5, ये 10 है तो ये भी 10, और इसके डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते। दूसरा ये होता है कि राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है छोटा जो डायगोनल है वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। अब हम इनका एक एक क्वेश्चंस लेते हैं और इसको समझने की। तो राहुल ने क्या, टाइड द स्टिक्स, ये जो है ना ये डंडी छोटी छोटी जो पतली सी स्टिक्स होती है उसको बांधे। तो कैसे, किस एंगल पे एक दूसरे को बांधे, किस एंगल पे, व्हाट एंगल टू ईच अदर, किस पे। तो मैंने अभी अभी बताया किस एंगल पे बांधेगा, 90 डिग्री में। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा, वो आपने चुनना है। वो चुन के उसको लिखना है कि ऑप्शन ये ABCD जो भी है वो हमारा सही ऑप्शन है, ये 1 2 3 4 में। तो किस एंगल पे उनको बांधेगा, स्टिक्स को राइट एंगल पर बांधेगा, अर्थात 90 डिग्री पर बांधेगा। पहले का जवाब है 90 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन पढ़ें, विच इज़ द करेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये छठे चैप्टर से है, चैप्टर 6 ट्राइंगल्स है। जो सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। 4 स्मॉलर ट्राइंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ द, अपर पार्ट की ये हैं 2, एक ये 2 ट्राइंगल्स हैं जो स्मॉलर हैं और इसके अब ऊपर के हिस्से में हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे, मान लो मैं इसको ABC और इसको O लिख दूं तो क्या होगा, कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया सही होगा, वो होगा SAS। कैसे, AB = AC, ये दोनों साइड इक्वल। ये एंगल, इसको जैसे मैं 1 लिख दूं 2, एंगल 1 = एंगल 2 और AO = AO। और दूसरी तरफ से भी देख लें हम, इसमें AB = AC, OB = OC, ये बाइसेक्ट करता है, ये राइट एंगल है, ये कॉमन साइड है। तो सबसे क्या है इसका एप्रोप्रिएट या करेक्ट, SAS, साइड एंगल साइड, ये दूसरा ऑप्शन था। अब हम तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ये कहता है Sides of two similar triangles are in the ratio
4:9। किसी ट्राइंगल के कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनकी साइड का रेशो है 4:1। रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग मीडियंस का क्या होगा? सेम रेशो होता है, जो रेशो साइड का होता है वही रेशो कोरस्पोंडिंग मीडियंस का भी होता है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? 4:9। आंसर सेम रहेगा, क्योंकि ये याद रखिएगा आप कि कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, जो उनकी साइड का रेशो है उतना ही रेशो उनकी कोरस्पोंडिंग मीडियंस का भी होगा। तो साइड का रेशो 4:9 है, तो मीडियंस का रेशो भी 4:9 होगा। अब यहाँ पर इसने मीडियन की बात की है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। मीडियन क्या होती है? जैसे कोई ट्राइंगल है, ठीक है जी, मान लो एक कोई ट्राइंगल है ABC, और BC का मिड पॉइंट है ये, कोई भी ले लिया, मिड पॉइंट हमने D ले लिया। इस मिड पॉइंट को और ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाता है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, ठीक है, ज्वाइन टू द ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। तो AD इज द मीडियन बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट एंड दिस इज द ऑपोजिट वर्टेक्स। 3 मीडियन होंगी, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं और C से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने समझ लिया होगा कि मीडियन क्या होती है, और आपने ये भी समझ लिया होगा कि भाई जब दो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड का रेशो होता है उतना ही रेशो मीडियंस का भी होता है। चलो, अब इसके बाद ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसमें एक स्टेटमेंट दे रखी है। उस स्टेटमेंट से पूछा है कि ये किस थ्योरम की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या दे रखी है उसने? इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इन ए ट्राइंगल। अब ये कहता है कि कोई भी ट्राइंगल है, सपोज करो हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है, ये कहता है इन ए ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो बताओ ये कौन सी थ्योरम है? ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, और तुम्हारी बुक में छठे चैप्टर में 6.9 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.9। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट दे रखी है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की, और पूछ लिया कि भाई ये किस थ्योरम की स्टेटमेंट है। दूसरा, इसके अलावा वो ये भी कह सकता है कि पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखिए, या थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिखिए, या आप जो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस की स्टेटमेंट लिखिए, वो आपको याद होनी चाहिए। तो लास्ट में 5वां क्वेश्चन हमने, देखो मैंने कल भी बताया था कि इनके अंदर 5 सब पार्ट्स हैं इनके, या 5 क्वेश्चंस हैं, उनमें से केवल आपने 4 करने हैं। समझ हम 5 ही लें, जो भी आपको, जैसे 4 हमारे हो गए, लेकिन एग्ज़ाम में हम 4 ही करें जो आपको सही लगते हैं, एक को बेशक छोड़ दें। अब इसमें व्हाट इज़ द एरिया ऑफ काइट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एरिया ऑफ काइट क्या होता है। जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वही एरिया ऑफ काइट भी होता है। अब यहाँ पर सवाल है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो हमारा होता है वो होता है हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। इसमें भी वही चीज़ होगी, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। तो फर्स्ट डायगोनल हमारा कितना दे रखा है, इसने देखो लिखा है 6 सेंटीमीटर और दूसरा 8 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू 6 इंटू 8, तो ये 2 से कैंसिल हो गया 3 पे, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया ऑफ काइट हो जाएगा। तो आज 19th क्वेश्चन में हमने 5 क्वेश्चंस के जवाब दिए। उम्मीद है ये समझ आ गए होंगे। काइट के बारे में मैंने बताया कि काइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब मैं आपको फिर से एक बार काइट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ ताकि आप इसे और अच्छे से समझ लें। एक चित्र बना करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो ये आपका काइट AB CD, ये इसके
डायगोनल्स जो एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। तो इसमें काइट में क्या खासियत होती है कि ऊपर की दोनों साइड आपकी इक्वल होंगी, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल और BC इज इक्वल टू DC होगा। और जो ये इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और जो ये छोटा डायगोनल है ये जो बड़ा डायगोनल छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, मीन्स OB और OD भी इक्वल होंगे, पर ये इक्वल नहीं होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे, ये बाइसेक्ट होगा, ये बाइसेक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, और यहाँ पर ये राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये काइट इस तरह से काइट होती है, और इसका एरिया वही होता है जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। ये जो स्टिक्स वो लगाते हैं तो राइट एंगल पर लगाते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है जी। तो मैंने फिर से इसको एक बार समझा दिया है, क्लियर कर दिया है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तभी बात बनेगी। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अब की बार जो आपका क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स, उसमें 36 क्वेश्चंस आएंगे, और 36 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे तब जाकर आप 3 आवर्स में कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो पेपर को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लिख के करनी चाहिए, क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, पेपर पे निकाल के देखना चाहिए। जितनी ज़्यादा बार निकालोगे उतना अच्छा रहेगा। तो 36 में अब देखो, जैसे हमारे 16 तक जो क्वेश्चंस हैं वो ऑप्शनल है, उनमें चॉइसेस हैं, 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा सही है पहले हम हल करेंगे, फिर ऑप्शन चुनेंगे। इसी प्रकार 17, 18, 19, 20 जो 4 क्वेश्चन हैं, इनमें 5-5 पार्ट दे रखे हैं, उनमें से कोई 4 करने हैं, तो 16 ये हो गए, तो 32 तो यहीं तक 20 तक हो गए, तो उसके बाद बाकी बच गए। अब सोच के देख लो कितना लेंथी पेपर हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन भी आप तभी चुन पाएंगे जब आप उसको हल कर लेंगे। तो 3 आवर्स के अंदर, 3 आवर्स में इसको कंप्लीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, असंभव नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम समस्या आती है तो आप मुझसे डिस्कस करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और जो ये वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही नया वीडियो डले जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।